गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज है 6 जुलाई 2023। तो द हिंदू न्यूज़ पेपर में देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले न्यूज़ कहता है कि जो अजीत पवार साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि ही वॉज द इलेक्टेड एनसीपी चीफ ऑन 30 जून। ठीक है, तो देखते ही ओवरऑल न्यूज़ कहता है क्या। देखिए, महाराष्ट्र में जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ख़राब है, इतना ख़राब हो गया है कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा। कभी पार्टी के लीडर आधा इसमें से उठ के इसमें चले जाते हैं, कभी पार्टी के लीडर इसमें से उठ के इसमें चले जाते हैं। मतलब बेसिकली कह दिया जाए तो इन्होंने बिल्कुल पॉलिटिक्स को बिल्कुल ड्रामा बना रखा है डेमोक्रेसी के नाम पर। इसको आप ऐसे देख लीजिए कि इसके पहले आप पिछले ही साल आप देखे होंगे कि 2022 में क्या हुआ था कि शिवसेना वाले का ब्रेक हुआ था। शिवसेना वाले गए थे वहाँ, एमएलए उठा करके वो असम में रखा हुआ था, वो ड्रामा चल रहा था। ठीक, अब देखिए इस साल क्या हुआ है। इस साल एनसीपी आपस में टूटी है। ठीक है, इस साल जो एनसीपी है वो आपस में टूट गई है। ठीक, और एनसीपी जब आपस में टूटी है तो ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया 40 मेंबर से। ठीक है, अब ये 40 मेंबर में होता क्या था देख लीजिए। पहले एनसीपी कहते हैं किसको, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। ठीक, ऐसा नहीं समझिएगा कि कांग्रेस पार्टी है, नहीं, कांग्रेस पार्टी अलग है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी है। ठीक है, इसमें शरद पवार आपके सबसे कह लीजिए सबसे बुजुर्ग और सबसे हेड थे। ठीक, तो ये हुआ क्या है बात कि ये आधा मेंबर चले गए हैं गवर्नमेंट में, सरकार के पक्ष में जाकर के उन्होंने सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट को, वहाँ जाके बना लिए हैं। ठीक, और आधे मेंबर नहीं गए। ठीक, अब जो मेंबर नहीं गए वो कह रहे हैं कि नहीं ये पार्टी हमारी है, और जो मेंबर चले गए वो कह रहे हैं नहीं ये पार्टी हमारी है। ठीक, अब जो बीच में जो होता क्या है कि अजीत पवार साहब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एफिडेविट और सिंबल और जो भी जितना भी है सिंबल, ये एफिडेविट, नेम पार्टी का, ये सब जो है ये उन्होंने 30 जून को 40 एमपी और 40 एमएलए जो हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के, उनसे एफिडेविट पे साइन करवा करके उनकी सहमति से इन्होंने अपने पार्टी के अधीन कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन तक पहुंची ही नहीं। और ये इलेक्शन कमीशन को कब पहुंची, 5 जुलाई को ये इलेक्शन कमीशन को पहुंची है, यानी कल। और कल इलेक्शन कमीशन पे ये सुनवाई हुई। ठीक, जो कि कह दिया गया कि आगे एक्सटेंड कर दिया गया बात। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये पार्टी हमारी है, और दूसरी तरफ से कह रहा है वो पार्टी हमारी है। ठीक है, तो देखते हैं ये ओवरऑल न्यूज़ कहता क्या। ये तो पहला तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट आ गया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, और जब एंटी डिफेक्शन लॉ आता है तो किसके पास पावर होती है किसी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा आप लोग के लिए। एक सेकेंड, मैं आप लोग को जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, ये न्यूज़ कह रहा है कि पीएचडी नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर अ टीचिंग जॉब से यूजीसी। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उन्होंने ये कल अनाउंस कर दिया है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, यानी आप कॉलेज में जब पढ़ाते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होती थी, वो होता था पीएचडी। ठीक, ये 2018 में लागू किया गया था। ठीक, कोविड में कह लीजिए 1 साल की छूट दी गई थी। कोविड में जब कोविड थी तो 1 साल 2022 में ये रोक लिया गया था, कहा दिया गया था कि नहीं जैसे पीएचडी नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर से अब परमानेंटली ही हटा दिया गया है और कह दिया गया पीएचडी नॉट इम्पॉर्टेंट, पीएचडी क्वालिफिकेशन इज एज अ ऑप्शनल रखा गया है। ठीक है, बाकी कह दिया गया कि आपको यूजीसी नेट ही करना पड़ेगा, कि या कोई स्टेट का नेट होगा वो करना पड़ेगा, उसके यहाँ पे आप एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो सकते हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब जो ये कह रहा है कि यूजीसी नेट जो है, तो ये आपको जो ऑप्शनल रखा है इन्होंने
पीएचडी को, ये ऑप्शनल इस बेसिस पे रखा है कि जब आपका प्रायोरिटी रखा है, ठीक है। यानी देख लीजिए कि दो आदमी होंगे ए और बी, ठीक। ए आदमी है जो यूजी से नेट क्वालिफाइड है, ठीक, पीएचडी किया हुआ है, ठीक, और एक दूसरा आदमी है जो सिर्फ एमए और पी नेट क्वालिफाइड, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि ये पीएचडी क्वालिफाई है, इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो ऐसे ऑप्शनल रखा गया है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन एग्ज़ाम, किस स्टेट में कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है उस बेसिस पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कह दिया गया कि आप नेट के बिहाफ पे भर सकते हैं, SLET होता है, स्लेट होता है, उसके एग्ज़ाम पे भर सकते हैं, लेकिन SLET आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं एलिजिबल है। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़। ये थोड़ी सी आप लोग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग कभी यूपीएससी एक लॉन्ग प्रोसेस जर्नी है जिसके लिए आप लोग प्लान बी ढूंढते हैं या कोई बैकअप ढूंढते हैं, तो दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है कि सर्विस डिपार्टमेंट मेक्स एलजी कॉल ऑफिशियल, 437 अपॉइंटमेंट बाय आप गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉइड। बात देख लीजिए इतनी सी है कि जब से एलजी और आम आदमी पार्टी बनी है, गवर्नमेंट में आई है, तब से एलजी और आम आदमी पार्टी का टसल रहा है, ठीक। अब वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, चाहे कोई भी रहे। इसके पहले अनिल बैजल साहब थे, वहाँ भी टसल था। अब इसके पहले ये हैं तो इनके साथ भी टसल चल रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये न्यूज़ कहता है कि ओवरऑल तो ये कह रहा है कि जो एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं दिल्ली के, उन्होंने क्या किया, 437 अपॉइंट जो किया गया था आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, 437 वो अपॉइंट किया गया था 437। अब देख लीजिए कि वो एक वॉलंटियर तौर पे अपॉइंटमेंट किया गया था और किसी डिपार्टमेंट में वो उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी ने अपॉइंट किया था, ठीक है। जिसको क्या कह दिया गया है, जिसको इन्होंने एलजी साहब ने नल एंड वाइड घोषित कर दिया है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे कह दिया गया कि बिल्कुल ही ख़राब बात है, और कहा गया कि इसकी रिजर्वेशन की फिर से इसकी प्रोसेस फिर से होगी, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो यही ओवरऑल न्यूज़ है। अब देखते हैं ये टसल फिर जाएगी, ये हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट में अप्लाई करने के बाद हाई कोर्ट जो सुनेगा केस, उसके बाद दोनों पार्टी से कोई संतुष्ट होंगे, नहीं होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, फिर आगे जाके आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई होगी, ठीक है। यही कहानी चलेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूज़ आपका देख लीजिए, ये है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है बिल इन कर्नाटका टू स्क्रैप चेंजेस मेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन एपीएमसी एक्ट। देखिए एपीएमसी एक्ट जो आया था, ठीक, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी कर्नाटक में, तो एपीएमसी एक्ट लाया गया था, ठीक है। एपीएमसी एक्ट किसको कहते हैं, तो देख लीजिएगा, एपीएमसी एक्ट कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट 2023 जो आया था उसको कहते हैं, ठीक है। अब एपीएमसी एक्ट में ये था कि होता क्या है, एपीएमसी एक्ट बेसिकली कहता है कि दे वेयर अलाउ टू ट्रेड प्रोड्यूस आउटसाइड एपीएमसी यार्ड, ठीक। यानी आपको कह दिया गया था कि आप आउटसाइड नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। जो ये बिल कहता था एपीएमसी एक्ट का, वो ये बिल कहता था कि फार्मर जो हैं वो जितने कमोडिटी हैं वो क्या कर सकते हैं, आउटसाइड द एपीएमसी एक्ट वुड बी बॉन्ड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर इन सिंस देन देयर वाज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो वो कहते थे कि आप एपीएमसी यानी कह रहा है कि मतलब आउटसाइड एपीएमसी के आउटसाइड में, तो ये कह लीजिए सरकारी मंडी के आप बाहर नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ये आपका जब बीजेपी कर्नाटक में थी तब का ये डिसीजन था, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा पिछले महीने क्या हुआ, बीजेपी कर्नाटक में हार गई और कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई है, तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट में आते ही ये बिल को सबसे पहले स्क्रैप किया है, बंद कर दिया है, और कहा है कि नहीं आप आउटसाइड भी बेच सकते हैं और सरकारी मंडी में भी बेच सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़ इस बारे में। अब देखिए इस बारे में अपोजिशन में बीजेपी विरोध करेगी ही करेगी, ठीक। अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देखिए,
नेक्स्ट न्यूज़ आपका यहाँ है जो कह रहा है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो प्लान किए कि रिपेल करने के लिए 100 ब्रिटिश लॉ, ठीक है, यानी ब्रिटिश के टाइम पे जो लॉ बनाई गई थी उसको कम से कम 100 लॉ जो है, 100 रेगुलेशन और 100 रूल ऐसे हैं जिसको क्या कर रही है यूपी गवर्नमेंट, रिपेल करेगी, यानी उसको बंद करेगी। ठीक है, अब देखते हैं ये आपका थोड़ा सा ही न्यूज़ है कि कौन कौन सा एक्ट रिपेल करेगी वो हमारा देख लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। एक्स्ट्राडिशन का लॉ था उसके खिलाफ कर रही थी, ठीक। उसके पहले एक बार और पेटिशन कहते हैं, सॉरी, प्रिजन लॉ था, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। अब ये न्यूज़, दूसरा न्यूज़ देखते हैं। तो ये कह रहा है डुराई मुगन जो है उनको कहा गया है जल शक्ति मिनिस्टर बनाया गया है दिल्ली का जल शक्ति मिनिस्टर बनाया गया डोराई मोहन कॉलन, जल शक्ति मिनिस्टर इन दिल्ली, ठीक। सॉरी कंफ्यूजन। देखिए डोराई मोहन साहब को बुलाया गया है दिल्ली जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देख लीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो क्या कहते हैं जल शक्ति मिनिस्टर कौन है। तो जल शक्ति मिनिस्टर में गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। उन्होंने बुलाया है डोराईमोहन को। और डोराईमोहन कौन है, वो तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है देखिए कि जब बारिश शुरू हुई नहीं है कि देखिए बाढ़ की स्थिति भयावह बन दिख रही है, ठीक है। केरल में बारिश में आ गया, कर्नाटक में बाढ़ में आ गया, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल तो आ ही गया। बे ऑफ बंगाल आपका लास्ट है तो साइक्लोन से ग्रसित है ही, तब सर्कुलर साइक्लोन का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसका देखिए इसका बेसिक होता क्या है ना कि गवर्नमेंट इसका इनिशिएटिव अच्छे से लेते नहीं है। आप क्या कीजिए, देखिए दो चीज़ें हैं जिससे फ्लड को रोका जा सकता है, ठीक है। पहला क्या कीजिए कि ये क्या कहते हैं रेन वाटर को आप स्टोर कीजिए जगह जगह, और कोशिश कीजिए उस रेन वाटर को स्टोर करके आपको एग्रीकल्चर के पर्पज़ पे यूज़ कर लीजिए, या उसको एज ए डैम बना लीजिए और डैम के पर्पज़ से यूज़ कीजिए, कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाइए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो वो रेन होता है, बारिश होती है, उसको डायरेक्ट क्या कीजिए कि सीवर में करके और उसको आउटसाइड बाहर निकालने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर सीवर में नहीं जाएगा डायरेक्ट पानी सड़कों पर रहेगी, सड़कों में से बाढ़ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन ले तो बन सकता है, ठीक है। अब अन्यथा नहीं हो सकता, जब तक गवर्नमेंट अपने ऑनेस्टी से एक्शन नहीं लेगी तब तक नहीं कह सकते हैं ऐसा कुछ होने वाला, क्योंकि इसके असर बहुत दूर तक दिखते हैं। और गवर्नमेंट फिर अगर ऐसा कर देगी तो फिर पार्टी में वोटिंग से सारा कुछ पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। खैर चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कहता है कि कैबिनेट जो है, सेंट्रल कैबिनेट है, उसने कहा है कि वो नोड डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने वाले हैं, ठीक। और डाटा प्रोटेक्शन बिल जो लाने वाले हैं वो आरटीआई अमेंड करने के लिए लाने, आरटीआई अमेंड की जो 2025 आपको देखना होगा कि 2025 में जो आरटीआई आई थी उसको अमेंड किया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 में, ठीक है। और अब जो कह रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब डाटा प्रोटेक्शन बिल में देखिए क्या होता है, जब डाटा प्रोटेक्शन बिल आएंगे तब इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए करीब करीब 2 महीने बाद, ठीक, 2 महीने बाद देखिए मणिपुर में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला और लग रहा है कि मणिपुर कुछ कुछ शांति की उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि 2 महीने बाद मणिपुर में स्कूल खुला है, रीओपन हुआ है, ठीक। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है, गुड न्यूज़। एक तो वहाँ के मतलब देखिए ये सब जो होता है ना, राइट हो गया, और ये कि मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन करके वो कम्युनिटी लड़ लिए, इससे देखिए क्या होता है, इससे लॉस होता है। पहले तो आपके बच्चे जिनका है, बच्चे हैं उनके फ्यूचर का, ठीक। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल बंद रहेगी तो देख लीजिए बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल बंद रहना बच्चे के लिए नहीं है, सिर्फ ओवरऑल पूरा वो सिस्टम ठप हो जाता है, ठीक है। स्कूल बंद रहा तो बच्चे कहीं नहीं जा पाए, बच्चे अब जो वैन आती है, वैन नहीं गया, वो उसके घर के फिर उसका घर कैसे चलेगा। वैन वाले तो आपको ऐसा नहीं, वैन वाले बहुत अमीर होते हैं, वैन वाले वो नॉर्मल घर से बिलो पॉवर्टी आते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ही नेगेटिव होता है, लेकिन खैर ये थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है कि मणिपुर में ये 2 महीनों बाद स्कूल खुला है। अच्छी उम्मीद लगाई जाती है, उम्मीद करते हैं कि मणिपुर ठीक रहे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।
नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि लॉन्च विंडो जो है वो बिटवीन 12 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच ही होगा, यानी इसी महीने होगा, ज़्यादा दिन नहीं है, आपको हफ्ते 2 हफ्ते बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा उम्मीद की जाती है। इन्होंने किसने बताया? ये इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उन्होंने ये बताया है कि ये इसी साल के जुलाई महीने में 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में इसका लॉन्च विंडो ओपन होगा और हम सब इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो और सक्सेसफुल हो। क्योंकि पिछले साल आप देखिएगा, पिछली बार जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो वहाँ तक तो गया था, लेकिन क्या कहते हैं, स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ठीक, जिसके कारण लॉन्चिंग अनसक्सेसफुल हुआ था, जो विक्रम और वो लैंडर होके गए थे। ठीक है, तो इस बार देखते हैं, इस बार उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे कि ये लॉन्च होती है तो कहाँ तक जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये सब आपका न्यूज़ था। आज से अब ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, 1-2 और न्यूज़ होंगी, नहीं तो स्पोर्ट्स में आ गए, स्पोर्ट्स से आ गए। देखिए स्पोर्ट्स पे है नहीं। अब ये देखिए, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि न्यूज़ देख लीजिए कि ग्लोबल रुपये में भी राइज वोलेटिली। तो ये ग्लोबल रुपीज़ की लाइट होने की बात कर रहे हैं कि जैसे रेज हो रहे हैं उसी तरीके से इंडियन रुपीज़ भी रेज हो रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल मैं लेके आऊँगा। जितने जितने आज के एडिटोरियल काफ़ी अच्छे हैं, तो जो एडिटोरियल है वो मैं एक अलग वीडियो में, सारे वीडियो में बनाऊँगा और उसको मैं अलग वीडियो में अपलोड करूँगा। तो एडिटोरियल अलग होगा आज से और न्यूज़ अलग होगा। ठीक है, तो ये अब देख लीजिएगा, ये रहा आपका आज का द हिंदू न्यूज़ 6 जुलाई 2023। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्तों बनाने में। और पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।